हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल मेरा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी हिंदी की एजुकेटर डॉक्टर अलका। 1 जून 2025 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आई होप आप सबकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी या फिर आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हमने आपके लिए कुछ तैयारियां की हैं, जैसे सॉरी रिवीजन टेस्ट हैं आपके, और आपके लिए टेस्ट सीरीज है, एमसीक्यूज है, पीडीएफ्स, बुक्स, शॉर्ट नोट्स, और भी जो स्टडी मटेरियल आपको, जैसे वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, जो कुछ भी आपको अगर लगता है कि वो आपके लिए ज़रूरी है, तो वो सब हम आपको एक साथ एक जगह मेरा क्लासेस ऐप पर उपलब्ध करवा रहे हैं। ये सिर्फ ना केवल हिंदी विषय के लिए बल्कि अन्य विषयों में भी आपको जो विशेष एजुकेटर हैं, जो खुद पीएचडी नेट सेट क्वालिफाइड हैं, तो वो आपको यहाँ पर एजुकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने हिंदी विषय की ओर। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारा हिंदी विषय में जो सिलेबस था, तो हम कर रहे थे यहाँ पर हम कर रहे थे कि हिंदी यूनिट यूनिट 5 कर रहे थे हम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम यूनिट 5 कर रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे कि रीतिकाल की जो पृष्ठभूमि है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। रीतिकाल की रीतिकाल की पृष्ठभूमि हमने कंप्लीट कर दी, जिसमें हम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि हमने देखी थी। रीति शब्द की व्याख्या देखी थी कि संस्कृत में और हिंदी में रीति शब्द की क्या क्या व्याख्या दी गई है। रीतिकाल की जो प्रवृत्तियां थी, स्पेशली जैसे श्रृंगारिकता है और नायिका भेद निरूपण है, और आपके ये जो राजाश्रित कवियों की जो काव्य प्रतिभा है, ये सब हमने देख ली थी। फिर हमने मुक्तक काव्य देखे थे और प्रबंध काव्य देखे थे। इसके अलावा हमने नाटक देखे थे, जो पांच पांच के आसपास जो नाटक थे हमने वो देखे थे। फिर आज जो हमें नहीं, फिर हमने नीतिबद्ध काव्यधारा और प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख कवि, जैसे केशव, चिंतामणि, पद्माकर और सेनापति को देखा था। चूंकि इन दोनों, सॉरी, इनको नहीं, सेनापति का जो हमें विवरण है वो पुस्तकों में कम मिलता है, इसलिए हमने उनका विवरण थोड़ा सा अधिक नहीं लिया था, पर जितना हमसे हो सका प्रमाणिक पुस्तकों के द्वारा हमने उनको यहाँ पर ऐड किया है। पद्माकर, चिंतामणि और केशव, इन सबको हमने ऐड किया था। आज हमें करना रीति सिद्ध, ऋतु मुक्त और राष्ट्रीय चेतना के प्रमुख कवि भूषण। ये हमारा हो जाएगा आज एक ही से हम जो अभी सेशन करेंगे, इस सेशन में हमारा यहाँ पर हो जाएगा आज के। फिर हमारी बचेगी केशव की रामचंद्रिका से रावणांगा संवाद, बिहारी सतसई से बिहारी के दोहे, घनानंद कवित और भूषण ग्रंथावली, जिसमें से ये दो तो हमारे जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, इसमें हमें टाइम लग सकता है। अब जो हमने पहले वीडियो में हमने रीतिबद्ध काव्यधारा ये सब देखा था, तो हमने केशव और इन 4 कवियों को तो बहुत डिटेल में देख लिया था, लेकिन हमने हमने और जो हमारे कवि रह गए थे, उनके लिए हमने क्या किया है, उनके लिए हमने आपको यहाँ पर एक पीडीएफ यहाँ पर उपलब्ध करवा दी है। ठीक है, ये पीडीएफ है, तो इसमें आप देख लेंगे, बिल्कुल डिटेल में आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पीडीएफ मिली हुई है और इसमें और डिटेल्स है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, आज हमको जो करना है वो करना है रीति सिद्ध कवियों को। ठीक है, तो हम रीति सिद्ध कवियों में देखते हैं, जो सबसे प्रमुख नाम हमारा आता है वो आता है बिहारी का। ठीक है, बिहारी के अलावा भी हमें किसका नाम आता है, सेनापति का नाम भी हम रीति सिद्ध में देखते हैं। चूंकि हमारे सिलेबस में ये दिया हुआ है रीतिबद्ध के अंतर्गत, लेकिन असल में सेनापति का नाम रीति सिद्ध में भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं रीति सिद्ध कवियों में अ, बिहारी का वो, हाँ, रीति सिद्ध में हम बिहारी का नाम देखते हैं। एक मिनट, यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ये पीडीएफ नहीं खुल रही है। खुल गई यहाँ पर। तो हम देखते हैं आज हमारे रीति सिद्ध कवि
जिसमें से हम बिहारी को देखते हैं, सेनापति को देखते हैं और बिहारी, सेनापति, रस रसनिधि को हम देखते हैं और फिलहाल तो हम अभी बिहारी को देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक मिनट इसको बड़ा कर लो। हाँ, तो बिहारी के बारे में पहले हम ये देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, क्योंकि हमारी जो दो बहुत प्रमुख पुस्तकें हैं, एक तो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और दूसरी जो हमारी है बच्चन सिंह की है, जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उसमें भी आपके लिए एक कोटेशन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा भी हमें ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने उन कवियों के बारे में जो स्पेशली हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, जिनका नाम लेकर हमारे सिलेबस में उनका नाम दिया हुआ है, उनके बारे में उन्होंने क्या कहा है। ठीक है, तो हम बिहारी के बारे में अगर देखते हैं तो बिहारी के बारे में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो वो कहते हैं कि जो पहली लाइन उनकी जहाँ से शुरू होती है बिहारी के लिए, तो वो यहाँ पर कहते हैं कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति, ये सिर्फ कोटेशंस है, बहुत सारे कोटेशंस है, आपको याद नहीं रखना, ये आपको बस समझना है। और अगर आपको ये कोटेशन देखना हो तो आपकी जो एप्लीकेशन है, इससे पुस्तक डली हुई है, बुक्स में आप जाएंगे, वहां पर आपको पुस्तक दी हुई है और वहां पुस्तक में अंडरलाइन भी किया हुआ है, तो मैं वहीं से कोट करके आपको पढ़ा बता रही हूँ कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ है, उतना किसी का नहीं हुआ है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न के समान है। दूसरा कोटेशन बोलते हैं कि बिहारी का सबसे उत्तम और प्रमाणिक संस्करण और मार्मिक टीका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य मर्मज्ञ और ब्रजभाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला। ठीक है, यहाँ पर रत्नाकर जी की बात कर रहे हैं। जितना श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का कोई और ग्रंथ नहीं हुआ है। आगे कह रहे हैं कि बिहारी सतसई का मूल्यांकन करते हुए आचार्य शुक्ल ने कहा है कि यही एक ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। यह बात साहित्य क्षेत्र के इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा कर रही है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं, गुण के हिसाब से होता है। ठीक है, आगे वो दे रहे हैं कि मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए वह बिहारी के दोहे में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं है, जिसमें कथा की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है। अंत में इन्होंने इसी लाइन में लिखा है कि यदि प्रबंध एक काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है रामचंद्र शुक्ल की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो बार बार पूछी जाती है। ठीक है, कि अगर प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, ये बिहारी के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर कही है। ठीक है, और इन्हीं की पुस्तक में ये उदाहरण है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे बेंधे सकल शरीर। ठीक है, और इनमें स्पेशली जो कोटेशन है, जो लाइन पूछी जाती है, वो यह है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। ठीक है, भूषण और देव ने शब्दों का बहुत अंग भंग किया और कहीं कहीं गढ़ंत शब्दों का व्यवहार किया। बिहारी की भाषा इस दोष से भी बहुत कुछ मुक्त है। ठीक है, तो ये सारे कोटेशन मैंने बुक जो डली है आपकी एप्लीकेशन में, उसमें मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप वहां जाकर देख लेंगे। ये तो हुई किसकी, आपके बिहारी जी की बात, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। अब यहाँ हम देखते हैं कि बच्चन सिंह क्या कहते हैं बिहारी के बारे में। ठीक है, तो बिहारी के बारे में जो बच्चन सिंह है, उन्होंने कुछ कुछ रामचंद्र शुक्ल की जो बातें हैं उनका समर्थन किया है, और कुछ कुछ बातों का उन्होंने क्या किया है, कुछ कुछ बातों को उन्होंने नहीं माना है। शुरू में जब हम रीति मुक्त काव्यधारा की बात करते हैं बच्चन सिंह के अनुसार से, तो बच्चन सिंह की पुस्तक में जो रीति मुक्त काव्यधारा है, उसको उन्होंने लिखा है मुक्त रीति काव्य। ठीक है,
वो बद्ध में भी रीतिबद्ध में भी बद्ध रीति लिखते हैं, ठीक है। तो ये उनका लिखने का तरीका है उनकी पुस्तक में। अब उन्होंने अभिजात वर्ग में बिहारी को शामिल किया है। अभिजात वर्ग में क्या किया है, बिहारी को शामिल किया है। तो उन्होंने बताया कि प्रतिनिधि कवि हैं इसके, और जितनी विशेषताएं और विविधता बिहारी के काव्य में मिलती है सामंती जीवन की और किसी कवियों में नहीं मिलती है, इसीलिए उन्होंने उनको अभिजात वर्ग में शामिल किया है, ठीक है। और ये जो बिहारी थे आचार्य बच्चन सिंह के अनुसार से हम देख रहे हैं कि उन्होंने लिखा है कि ये राजा जय सिंह यानी जयपुर के जो राजा थे उनके राजाश्रित कवि थे, ठीक है। माथुर चौबे थे, और इन्होंने उनका जो सबसे प्रमुख और इकलौता ग्रंथ है वो है बिहारी सतसई। और जो कोटेशन दिए हैं उन्होंने, जो कहीं आपको नहीं मिलेंगे, बच्चन सिंह की पुस्तक में मिलेंगे, कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, ठीक है। अब ये बहुत अलग बात है, हो सकता है एक लाइन इनकी पुस्तक में चूंकि लिखी है तो वो पूछ सके, हालांकि नेगेटिव है तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, कि उन्होंने क्या किया है, ग्रामीण ग्रामीण के संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, ठीक है, और गंवारी कहकर उनकी भर्त्सना करते हैं। आगे हम देखते हैं कि रीतिकाल के अधिकांश कवियों का प्रेम शारीरिक आकर्षण तक ही सीमित है, बिहारी की स्थिति इससे अलग नहीं है, ये भी उन्होंने लिखा है। आगे उनके बारे में वे कहते हैं कि बिहारी ने केवल दोहा छंद में कविताएं लिखी हैं, और शुक्ल जी ने एक और बिहारी के दोहों को हिंदी साहित्य का रत्न माना है, दूसरी ओर हाथी दांत पर कड़े बेलबूटे, ऐसी दो मतलब अंतर विरोध वाली दो बातें की हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ खास खास लाइन थी जो बिहारी के संदर्भ में थी, वो हमने यहाँ पर आपको बताई, किसकी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार और बच्चन सिंह के अनुसार। अब हम देखते हैं जो बिहारी के बारे में जो तथ्य हैं उनको हम देखते हैं यहाँ पर, कि ये रीतिकाल के रीति सिद्ध कवियों में से आते हैं, ठीक है, और श्रेष्ठ है, प्रतिनिधि कवि हैं रीति सिद्ध के। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ, माथुर चौबे जाति से संबंधित है, पिता का नाम केशव राय है। अब देखो यहाँ पर पूछा था आपके पेपर में, केशव राय जो इनके पिता थे, इनके गुरु का नाम पूछा था आपसे, इनके गुरु का नाम पूछा था, ठीक है। तो बिहारी के बचपन बुंदेलखंड और बीता, केशव राय बाद में अपनी युवावस्था में मद्रास, ठीक है। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना सतसई है, इसमें 700 दोहे संकलित है, ये भी अभी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और हाँ, और ये ठीक है, एक प्रसिद्ध दोहा इनका नहीं मरा, ये ठीक है, ये वो राजा जयसिंह की नई जब पत्नी आई थी तो उनके संदर्भ में उन्होंने कहा था, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया, जय सिंह का संरक्षण प्राप्त था। आगे और जो उनकी खास खास बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि माना, और श्रृंगार रस की अनुपम कृति माना है बिहारी सतसई को, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी की कविता को या सतसई को संक्षिप्तता में अनंतता का प्रतीक माना है, ठीक है। नगेंद्र ने लघुता में विराटता का उदाहरण बताया है, और विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार और नीति का सुंदर समन्वय बताया है। आगे इन्होंने ही काव्य कला का शिखर कहा है, ठीक है। सामान्य मत क्या है, विद्वानों का मानना है कि बिहारी ने सतसई के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक ऐसी कृति दी जो संक्षिप्त होते हुए भी भाव रस कला के स्तर पर अत्यंत समृद्ध है, ठीक है। रीति सिद्ध काव्य कला काल मानसिकता के स्तर पर रीतिबद्ध काव्य के समान ही है, ठीक है, इसीलिए इसमें सेनापति का नाम भी आ जाता है, ठीक है। इस धारा के कवियों ने काव्य शास्त्र के सिद्धांत या लक्षण तो नहीं दिए, केवल कविताएं रखी। ये कविताएं वस्तुतः काम शास्त्रीय लक्षणों को ध्यान में रखकर लिखी गई है। राजाओं की प्रशस्ति, श्रृंगार, केंद्रिता जैसे जो विशेष रीति काव्य में वो उस काव्य धारा में भी है। बिहारी, सेनापति, बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, पजनेस इस कवि के प्रमुख कवि हैं। बिहारी के काव्य को पद्म सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी
कहा है। ठीक है, आगे मिश्र बंधुओं ने देव बड़े की बिहारी, ठीक है, बहस में बिहारी कवि को कवि के रूप में स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, कवि के रूप में बिहारी को उन्होंने नहीं स्वीकार किया। लाला भगवान दीन की कृति बिहारी और देव में बिहारी को देव से अधिक श्रेष्ठ किया है। ठीक है, बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी कविता का प्रभाव माना जाता है। ये वाला, ये दोनों जो है ना कि देव बड़े की बिहारी, ये बहस में ये दोनों को हमको देखना पड़ेगा, दोनों को, कि मिश्र बंधुओं ने देव बड़े की बिहारी में किसको माना है, देव को बड़ा माना है, और लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव में किसको अधिक श्रेष्ठ माना है, बिहारी को श्रेष्ठ माना है। नगेंद्र के अनुसार रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक जो टीकाएं लिखी गई थी वो बिहारी सतसई पे ही थी। ठीक है, अब सतसई पे 50 से अधिक टीकाओं का हमको उल्लेख मिलता है। हमको रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में भी ये बात पता है, ये मैंने अभी आपको बताया है ना। अभी हम वो टीकाएं देखेंगे, कौन कौन सी टीकाएं हैं। बिहारी के गुरु नरसिंह दास थे। इनके पिता केशवराज निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, पर बिहारी स्वयं राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय में हमको केशव दास का नाम भी, जब हम केशव दास को देखते हैं ना, तो केशव दास का भी हमको नाम वहां पर दिखता है। अब बिहारी के गुरु नरसिंह दास थे। अब ये यहाँ पर है, पर आपको पेपर में पूछा गया था। अब बिहारी के गुरु आए चाहे केशव राय के आए, तो आपको लगाना यही है। अब बिहारी ने केवल एक काव्य ग्रंथ की रचना की, जिसे सतसई या बिहारी सतसई कहा जाता है। और सतसई, इनकी जो सतसई थी वो कवि हाल की गाथा सप्तशती, ये आपको रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में मिलेगा। और गोवर्धनाचार्य कृत आर्य सप्तशती जो संस्कृत की थी, उसका प्रभाव था इसमें। इसमें कुल 700 छंद होते, तो बिहारी सतसई में 713 छंद है। बिहारी सतसई में लगभग 600 जो दोहे हैं वो किसके हैं, श्रृंगार के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अमरूक शतक का भी प्रभाव इसमें दिखता है। एक हमको दिखता है आर्य सप्तशती का, एक हमको दिखता है गाथा सप्तशती का, और एक हमको दिखता है अमरूक शतक का। ठीक है, हमें ये तीन का प्रभाव दिखता है। और जो हाल कवि की गाथा सतसई है, परंपरा सतसई परंपरा की पहली रचना हो सकता है। अगर सतसई की, बिहारी सतसई की बात करें तो हमें ये जानना जरूरी है। कृपा रामकृत हित तरंगिणी को हिंदी में सतसई, हिंदी में है ना, यहाँ हिंदी की बात चल रही है, सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, बिहारी सतसई ने बिहारी की ख्याति को इतना बढ़ा दिया कि सतसई शब्द का अर्थ बिहारी सतसई से ही हो गया था। बिहारी सतसई पर 50 से अधिक टीका लिखी गई। इनके पुत्र शुभकरण और कृष्णलाल, ये कृष्णलाल ना, ये हमने देखते ना कृष्ण कवि, जो कृष्ण कवि हम जिनको देखते हैं वो यही है, रीति सिद्ध में हम देखते हैं कृष्ण कवि वो यही है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। इनकी कविताओं में चमत्कार की कितनी क्षमता है, ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने बतलाया है यहाँ पर, कि पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती है, ऐसा ग्रियर्सन ने यहाँ पर कहा हुआ है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। बिहारी को रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी और नगेंद्र ने क्या, ध्वनिवादी माना है। अब चूंकि बिहारी स्पेशली दिया हुआ है, तो किसने क्या क्या कहा है हमको सबके बारे में पता होना चाहिए। बिहारी को राधा चरण गोस्वामी ने पीयूष वर्षी मेघ कहा है, और रेवरेंड एडविन ग्रीवेन के शब्दों में उनको चतुर प्रयोक्ता मात्र कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि कृष्ण कवि ने क्या दिया है, कृष्ण लाल की टीका लिखी है बिहारी पर। ठीक है, जिसके प्रत्येक दोहे का कवित्व में विवेचन है। सूरती मिश्र ने अमर चंद्रिका नाम से इनका विवेचन किया है। लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका में ये गद्य के संदर्भ में भी ये महत्वपूर्ण है, और बिहारी के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार नाम से, ये आपके रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में इसका उल्लेख है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर
नाम से लिखा है, ये भी हम पढ़ रहे थे कि वो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ना, इसको बहुत प्रामाणिक माना है। हरिचरण दास की हरिप्रकाश टीका इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हाँ, ये मैंने बताया रामचंद्र शुक्ल ने सबसे प्रामाणिक टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर को माना है। ठीक है, और अन्य टीकाएं हम देखते हैं, जिसमें से हम ये देख लें पद्म सिंह शर्मा की संजीवनी भाष्य और लाला भगवान दीन की बिहारी बोधिनी। ठीक है, और सरदार कवि की सरदार टीका, ये हमको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ अन्य कवि देखते हैं, यहाँ पर सेनापति को देखते हैं जिनकी कविता रत्नाकर काव्य कल्पद्रुम है। ठीक है, बिहारी की सतसई वो तो हो गया है। रसनिधि पृथ्वी सिंह इनका जो नाम है वो अन्य कवि दिए हुए हैं, तो हमें कम से कम इनका पूरा नाम तो पता होना चाहिए। तो इनका मतलब उनका पूरा नाम है पृथ्वी सिंह, इनकी रचनाएं यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं नृप शंभु, इनकी रचनाएं ये हैं यहाँ पर। नेवाज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेवाज के बारे में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में काफी डिटेल में यहाँ दिया है। कृष्ण कवि जो कि बिहारी के क्या है, बिहारी के पुत्र हैं। ठीक है, इन्होंने टीका टीका के लिए सबसे ज्यादा ये जो महत्वपूर्ण है वो किस लिए हैं, टीका के लिए हैं। आगे हम देखते हैं हठी जी, जिनकी राधा सुधा शतक है। इसमें हम देखते हैं जो प्रमुख प्रमुख कवि हैं जिनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हठी जी के बारे में यहाँ पर कहा है, हम यहाँ पर देखते, पहले हठी जी के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता दूं। उनके बारे में कहा है कि अधिकांश भक्तों की अपेक्षा इनमें विशेषता यह है कि इन्होंने कला पक्ष पर भी पूरा जोर दिया है। इनकी रचना में यमक, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि का बाहुल्य पाया जाता है, पर साथ ही भाषा या वाक्य विन्यास में लद्दड़पन नहीं आने पाया है, ये इनके लिए बोला था। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि राम सहाय दास के लिए इन्होंने क्या बोला कि बिहारी सतसई के अनुकरण पर इन्होंने राम सतसई बनाई है। ठीक है, और पर इसी को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी, अन्य पुस्तकों में सबसे ज्यादा इसी, ऐसा रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। ये दोहे बिहारी के दोहे में मिलाए जा सकते हैं, इसमें इतनी मतलब सिमिलैरिटी थी। आगे कह रहे हैं कि रसज्ञता और भावुकता से ही पुरानी दुश्मनी निकालना नहीं, बिहारी को भी कुछ नीचे गिराने का प्रयत्न समझा जाएगा। हाव हावों का वह सुंदर विधान, चेष्टाएं मनोहर चित्रण, भाषा का वह सौष्ठव, संचारियों की वह सुंदर व्यंजना इस सत्सई में कहाँ है। ठीक है, आगे कहा गया है कि इस बड़े बड़े इस बड़े भारी भेद के होते हुए भी राम सतसई श्रृंगार रस का एक मतलब उत्तम ग्रंथ है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर कहा है। आगे हम उनको देखते हैं, आगे जो हमारे कवि हैं, सेनापति के बारे में हम बता ही चुके हैं। सेनापति के बारे में हमारे पास ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं इनके, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल अनुसार। बाकी इन कवियों के बारे में, जैसे नेवाज के बारे में थोड़ा सा है कि ये जो पद्माकर के समकालीन, पद्माकर नहीं, वो ठाकुर थे पद्माकर के समकालीन। नेवाज के बारे में भी कुछ अच्छी खास लाइन है, वो वहां पर हमने आपके लिए अंडरलाइन कर दी है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर देखते हैं कृष्ण कवि का स्पेशल बता दिए, राम साहेब विक्रमादित्य, वेनी वाजपेयी। ठीक है, और पजनेस। पजनेस की जो खास रचना है वो मदर प्रिया है। ठीक है, तो इसके इनके बारे में जो जो खास है वो हम आपको, रुकिए हम दिखाते हैं रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास। कृष्ण कवि, हाँ, जो मैं भी आपसे बोल रही थी कृष्ण कवि के बारे में, वो ये था यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में ये लिखा है कि माथुर चौबे और बिहारी के पुत्र प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये किसका हो गया, ये है आपका कृष्ण कवि का। अभी मैं किसके बारे में आपको बता रही थी, यहाँ पर पजनेस के बारे में नहीं, प्रताप नारायण
हाँ, नेवाज के बारे में बता रही थी मैं आपको, रुकिए मैं नेवाज के बारे में यहाँ पर बताती हूँ आपको। हम्म, क्योंकि आप जाके एक बार देख लीजिएगा। अभिधा उत्तम काम है मध्य लक्षणाहीन, तो देव के बारे में आ गया। 800 पेज की पुस्तक है। हाँ, ये है इनका जो नेवाज का सबसे जो प्रसिद्धि आधार है वो क्या है? शकुंतला नाटक है। क्या है? शकुंतला नाटक है। यहाँ पर हम देखते हैं ये अंतर्वेद के रहने वाले ब्राह्मण थे और पन्ना नरेश महाराज छत्रसाल के यहाँ ये किसी भगवत कवि के स्थान पर नियुक्त हुए थे, जिस पर भगवत कवि ने यह फप्ती छेड़ी थी कि जहाँ भगवत गीता पढ़ी तहाँ कवि पढ़त नेवाज। ठीक है। और इनका शकुंतला नाटक जो था वो काफी प्रसिद्ध था, तो ये यहाँ पर इनके लिए लिखा गया था। और हमारे जो अन्य कवि हैं उनके बारे में भी जो जो खास खास चीजें हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ऐसे ही हमने जो आपके रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं जिनके लिए बारे में खास खास था वो आपको हमने वहां पर दिखा दिया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर रीति सिद्ध में देखते हैं। रीति सिद्ध में हम यहाँ पर देखते हैं ये हमारा पजनेस तक यहाँ पर हो गया था। ठीक है, पजनेस तक यहाँ पर हमारा हो गया था। उसके बाद हमको अब करना है रीति मुक्त कवि घनानंद आलम बोधा ठाकुर के बारे में। ठीक है, आलम बोधा ठाकुर के बारे में। तो आलम के बारे में क्या, आलम को तो सबसे पहले जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने अन्य कवियों में उनको स्थान दिया था। ठीक है, जो रीति ग्रंथकार कवि और अन्य कवि दो भागों में बांटा था रीति काल के कवियों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो इनको अन्य कवियों में सबसे पहले स्थान दिया था इनको। और आलम के बारे में हम पढ़ते हैं कि कि ये रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे। ये क्या थे? ऐसा रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। ठीक है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं आलम के बारे में कि ये जो थे ये रीतिबद्ध कवि नहीं थे। ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनको हृदय रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। उत्प्रेक्षाएं भी इनकी बड़ी अनूठी और बहुत अधिक कही हैं। शब्द वैचित्र्य अनुप्रास आदि की प्रवृत्ति इनमें विशेष रूप से कहीं नहीं पाई जाती है। ठीक है, श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियां इनकी रचना में है कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। इनकी तन्मयता सच्ची उमंग में ही संभव है। रेख्ता या उर्दू भाषा में इन्होंने कवित्व कहे, ये इनकी खासियत है। इन्होंने क्या किया है? रेख्ता या उर्दू में क्या किया है इन्होंने? कवित्व कहे हैं, ये इनकी खासियत है। ये ब्राह्मण थे। आपको ऐसा लग रहा होगा मुस्लिम है, लेकिन ये ब्राह्मण है। और प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं ये आलम के बारे में हो गया। अब हम घनानंद के बारे में देखते हैं। घनानंद के बारे में बोल रहे हैं कि इनकी सी विशुद्ध सरस शक्तिशालिनी ब्रजभाषा, मैं यहाँ पर कोट नहीं कर रही हूँ पीडीएफ में क्योंकि बुक में मैंने अंडरलाइन कर दिया है। मैं बार बार आपको यही चीज बोले कि बुक में, क्योंकि पुस्तक बहुत बड़ी है, एक पीडीएफ आपकी बहुत बड़ी हो जाती है। तो यहाँ केवल आप रचनाएं देख लीजिए जो स्पेशली आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। कोटेशन आप वहां से एक एक बार एक नजर में देख लीजिएगा सारे उन कवियों का। ठीक है, और लौकिक प्रेम की दीक्षा पाकर ये पीछे भगवत प्रेम में लीन हो गए। प्रेम दशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं था। जब आपका पेपर रीतिबद्ध कवि आपका
कल जब मैं आपको करवा रही थी रीतिकाल, हाँ रीतिकाल में वो हमको मिलेगा। रीतिकाल जब मैं करवा रही थी तब वहां पर मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे उसमें ये वाले जो एक पूछा गया था घनानंद से ही पूछा गया था। वो यही था कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी अन्य कवि का नहीं था, या तो कोई और दूसरा कोटेशन था वो इन्हीं के संदर्भ में पूछा गया था। चलिए ठीक है। वो जो लाइन थी जो मुझे उस टाइम पे ध्यान आ रही थी मैंने अंडरलाइन कर दी थी पुस्तक में। पुस्तक में ये घनानंद और देव, घनानंद हमको घनानंद हमको किस किस उसमें मिलेंगे, रीति से अन्य अन्य, जब रीति का अन्य करें अन्य, तो यहाँ पर रामचंद्र मंचित। हम्म। छत्र से वृंद, ये है आपके रीति ग्रंथकार कवि, और यहाँ से शुरू होते रीतिकाल के अन्य कवि। तो पहले आपके यहाँ आते हैं वनवारी, दूसरे आते हैं आपके यहाँ पर सवल सिंह, वृंद, छत्र सिंह, आलम। ये आलम के बारे में यहाँ पर और भी चीजें लिखी हुई जो मैं आपको अभी बता रही थी। ठीक है। ये ब्राह्मण थे और शेख नाम की अंग्रेजन के प्रेम में मुसलमान हो गए थे। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं। और हम देख रहे थे चंडी चरित्र, ये गुरु अर्जुन देव, लाल कवि, ये भी हम घनानंद, हाँ यहाँ पर हम घनानंद के बारे में देख रहे थे ना। तो ये घनानंद के कोटेशन है यहाँ पर, वो सब हमको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। ये मैंने पूरा यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। ये वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय में वैष्णव हो गए थे। ठीक है, यहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय हमें इनके बारे में, वो मैं केशव के बारे में बोल रही थी, वो घनानंद थे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कि यहाँ पर इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में कोई और कवि समर्थ नहीं हुआ, ये यहाँ पर इनके लिए बोला गया था। ठीक है, ये यहाँ पर अंडरलाइन हो रही है, यहाँ पर उनके लिए कहा गया था। ये मैं बोल रही थी, ये मैंने सब अंडरलाइन यहाँ पर किया, जो जो खास खास थे चीजें मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है। तो आप यहाँ से जाके देख लीजिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर पीडीएफ में आपको, पीडीएफ में मैंने बहुत ज्यादा वो कुछ वो नहीं किया। एक बार आप बुक देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा वहां पर। फिर ठीक है, यहाँ तो देख लीजिए आप वहां जाकर देख लीजिएगा। बोधा के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, बुद्धिसेन, ये आपके 2022 के पेपर में पूछा गया था, बोधा का पूरा नाम पूछा गया था। और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से मैंने कम से कम रीति काल में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन वहां से निकाले हैं, क्योंकि वहां भी इनका नाम दिया हुआ था। तो बोधा रसोन्मक्त कवि थे। इन्होंने कोई रीति ग्रंथ न लिखकर अपनी मौज के अनुसार फुटकल पद्यों में रचना की थी। अपने समय के प्रसिद्ध कवि थे। और प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्म स्पर्शनी युक्त से दी है। ठीक है, ये सब बुद्धा के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब हम ठाकुर के बारे में देखते हैं। ठाकुर के बारे में कि इस नाम से 3 कवि हुए, जिसमें से 2 असनी के ब्रह्म भट्ट थे और एक बुंदेलखंड के कायस्थ थे। तीनों की कविताएं ऐसी मिली जुल गई हैं कि भेद करना कठिन है, लेकिन हाँ, जो बुंदेलखंडी ठाकुर है वो कविताएं पहचानी जा सकती, जिसमें बुंदेलखंडी कहावत और मुहावरे आए हैं। ठीक है, और ठाकुर की जो कविताएं हैं वो बहुत सच्ची उमंग की कवि हैं, कृत्रिमता का लेश नहीं है इसमें। ठीक है, और ब्रजभाषा की श्रृंगारी कविताएं प्रायः स्त्री पात्रों की मुख की वाणी होती है, तो स्थान स्थान पर लोकोक्तियां का जो मनोहर विधान इस कवि ने किया
उससे उक्तियों में और भी स्वाभाविकता आ जाती है। लोकोक्तियां अब इनके विषय में ना लोकोक्तियों का उल्लेख काफी जगह हुआ है, ठीक है। तो ये अक्सी, फाग, बसंत, होली, हिंडोरा आदि उत्सव से उल्लास में मग्न दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी लोगों की क्षुद्रता, कुटिलता, दुशीलता आदि पर क्षोभ भी प्रकट करते पाए जाते हैं, और कभी काल की गति पर खिन्नता और उदास देखे जाते हैं। कवि कर्म को ये कठिन समझते हैं। ये रूढ़ी के अनुसार शब्द को लड़ी जोड़ चलने को ये कविता नहीं कहते हैं, ठीक है। ये इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है। अब द्विजदेव के बारे में हम देखते हैं कि द्विजदेव इनका जो महाराजा मानसिंह इनका पूरा नाम है। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में यह अंतिम प्रसिद्ध कवि समझने चाहिए। किसमें? ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इनको अंतिम समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम है। लक्षण ग्रंथ लिखने में यानी रीतिबद्ध में हम किनको अंतिम मानते हैं? पद्माकर को। वैसे ही हम रीति सिद्ध में अंतिम किसको मानते हैं? द्विजदेव को। ऋतु वर्णन में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। बहुत से कवियों के ऋतु वर्णन हृदय की सच्ची उमंग का पता नहीं देते हैं, ठीक है। पर इनके जो चकोरों की चहक के भीतर इनके मन की चहक भी साफ झलकती है। ये ऋतुओं के बारे में इनका यहाँ पर उल्लेख हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रीतिबद्ध और रीति सिद्ध सिद्ध कवियों में ये इतने कवि यहाँ पर हुए। अब हम आगे देखते हैं, रीति मुक्त कवियों को देखेंगे। केशव भी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। मैंने सही बोला था, केशव, घनानंद और बिहारी, ठीक है। बिहारी के पिता थे लेकिन बाद में बिहारी राधा वल्लभ में हो गए थे, ठीक है। ये तीन लोग थे यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं किसको, रीति सिद्ध हो गए, रीति मुक्त हो गए हमारे कवि। अब हमको देखना भूषण के बारे में, ठीक है। तो भूषण के बारे में हमने वहां पर बताया था आपको, वहां पर हमने अंडरलाइन कर दी थी। और जहां तक रचनाओं की बात है तो रचनाओं को हमने यहाँ पर शामिल कर लिया था। अब अलग अलग से टॉपिक बना के पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, ये यहाँ पर हम देखते हैं भूषण की कविताओं को, हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये यहाँ पर भूषण है यहाँ पर। और इनकी रचनाएं हैं, यहाँ पर क्या रचनाएं इनकी यहाँ पर? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपनी पुस्तक में अन्य में मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब भूषण के बारे में, हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है। हमने चूंकि अंडरलाइन कर दिया है, हमने अंडरलाइन किया है उनकी पुस्तक में, पर एक बार हम और देख लेते हैं कि भूषण के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला। उन्होंने कहा है कि यहाँ इतना कहना जरूर आवश्यक है कि भूषण वीर रस के ही कवि थे। इधर इनके दो चार कवित्व श्रृंगार के भी मिले हैं पर वे गिनती के योग्य नहीं हैं, ठीक है। ये भूषण के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अब हम पुस्तक में जाएं और अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हम देखते पुस्तक में अगर उनकी
पुस्तक में हम देखते हैं अ, ये निवाज के बारे में जो मैं आपको वहां बता रही थी, यहाँ ये यहाँ पर एक बार बता चुकी थी यहाँ पर। अब यहीं पर हम देखते हैं भूषण के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। ठीक है, ये कुलपति मिश्र भी हैं। और भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये अंडरलाइन, हाँ यहाँ से हम देखते हैं भूषण के बारे में। ठीक है, भूषण के बारे में हम देखते हैं कि ये वीर रस के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, इसलिए ये सिलेबस में हमको इनके यहाँ पर आ, हमें यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ वीर वीर कवि के रूप में यहाँ पर हमें वीर रस का जो वीर रस के प्रमुख कवि हैं वो भूषण को हमारे सिलेबस में दिया हुआ। तो चिंतामणि और मतीराम के भाई थे, ये जो खास खास ये आपसे पूछा गया था एग्जाम में, ये यहीं से लिया गया था। ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, पन्ना के महाराज छत्रसाल के यहाँ बड़ा मान था। ये सारी चीजें यहाँ पर कोटेशन में यहाँ पर दी हुई हैं, तो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। ठीक है, ये जितना भी भूषण के बारे में जो जो मैंने अंडरलाइन किया वो तो आप पढ़ेंगे पढ़ेंगे, साथ में जो अंडरलाइन नहीं है वो भी आप एक बार रीड कर ले कि ये हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि थे। ठीक है, इनकी रचनाएं ये शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये ऑथेंटिक पुस्तक से आपको यहाँ पर बतलाया जा रहा है। ठीक है, भूषण वीर रस के ही कवि हैं, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। भूषण ने अपना प्रधान ग्रंथ शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ के रूप में बनाया। ठीक है, इनकी ये जो खास रचना की जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, इंद्र जिमि जंभ पर, बाड़ा सुअंब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है। ठीक है, ये इनके बारे में हमें विशेष विशेष बातें हैं जो हमें यहाँ पर भूषण के बारे में पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, बाकी रचनाएं हैं और जो खास राजाश्रित जिनमें राजा थे वो उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर आपका जो था रीतिकाल में हम देखते हैं सिलेबस के हिसाब से, तो हमने ये घनानंद आलम बोधा ठाकुर कर लिया, भूषण को देख लिया, बिहारी को देख लिया, और बिहारी के अलावा भी हमने देख लिया सेनापति को, जो कि हमने यहाँ भी देखा था। सेनापति के साथ हमने देखा रसनिधि को देखा। ठीक है, और हमने पजनेस को देखा। इन सब की हमने पजनेस को देखा, नेवाज को देखा, कृष्ण कवि को देखा। उनकी जो खास खास रचनाएं थी वो हमने देखी। इनकी खास रचनाएं भी हमको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि वही आती हैं आपकी। अब आपकी है जो रामचंद्रिका से रावण अंगद संवाद। तो रावण अंगद संवाद में हम केवल आपको केवल जल्दी जल्दी से इसका अर्थ बताते जाएंगे। बाकी हमारे पास जो हमारी ये सारी पुस्तकें हैं ना, इनका आपको पंक्तियों के साथ साथ आपको अर्थ भी नीचे, अर्थ और व्याख्या दोनों मिलेगी। और जो घनानंद कवित्त है, ये जो इनकी विश्वनाथ प्रसाद की जो पुस्तक है, वो पुस्तक ही आपको एप्लीकेशन में है, आपके एप्लीकेशन में, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। एप्लीकेशन में पुस्तक में लाइन भी लिखी है और वहां पर व्याख्या भी है। और घनानंद कवित्त में हम देखेंगे, घनानंद कवित्त में हम देखते हैं यहाँ पर, एक मिनट आपको बताते हैं। कल जब हम प्रश्न कर रहे थे तो उसमें यहाँ पर हम देख के आपको बताते हैं, रुकिए, प्रश्न बताते हैं हम आपको कि हमने कल कौन कौन से रीतिकाल के प्रश्न किए थे। उसमें से जो जब घनानंद कवित्त शुरू होता है तो उसमें से सबसे पहली लाइन आपसे एग्जाम में पूछी गई थी, इसलिए आपको पंक्तियां पढ़ना तो जरूरी है क्योंकि एक एक प्रश्न का सवाल होता है, एक एक प्रश्न का सवाल होता है और उस एक एक प्रश्न से आपके 4-4 नंबर बनते हैं, तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप पढ़ेंगे
तभी आपको बड़े कम से कम आपको ये तो पता हो। जैसे आप अकेला मेला डायरी से पूछा गया था एक प्रश्न, पहली ही लाइन थी उसकी, तो कम से कम थोड़ा तो हमको आइडिया होना चाहिए कि थोड़ा हमें आइडिया होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं। कल मैंने जो आपको आ, हाँ, ये वाला सेज है, सुराही है, सुरा है और प्याला है, ये वाला आ, जो प्रश्न पूछा गया था, ये तो अभी अपन ने पढ़ा, पद्माकर घनानंद के लिए, ठीक है। बुद्धिसेन, ये भी अभी आपको बताया गया। कवि भूषण की उपाधि, ये भी आपको आ, ये वाली जो लाइन है ना, ये झलके अति सुंदर आनन गौर, ये लाइन आपकी मिलेगी आपको किसमें? आपको मिलेगी जब आप पढ़ेंगे घनानंद का जो ये कवित्त है, तब आपको ये वाली लाइन मिलेगी। तो इसलिए आपको एक बार पढ़ना तो जरूरी है। तो ठीक है, चलिए हम देखते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में हम देखेंगे रचनाएं। अब आगे हम देखेंगे रचनाएं, और अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो आपके सब्जेक्ट से, मतलब ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं इससे भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप हमें बताइए, हम और उस हिसाब से आपके लिए तैयारी करवाते हैं। बाकी साक्ष्य जितने से जितनी ऑथेंटिक पुस्तकों से हो रहा है, हम आपको वहीं से लाके दे रहे हैं। बाकी आपको अगर और कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आप हमें बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।